जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी साउथ इंडिया के 3 अर्ली किंगडम्स के बारे में। पढ़ा था पांड्यास के बारे में, बात की थी चोलास के बारे में और पढ़ा था चेरास के बारे में। इन्हीं तीनों अर्ली किंगडम्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी क्या रही और सोशल लाइफ की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी के अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमी इन संगम एज के बारे में और पढ़ेंगे सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी इन संगम एज के बारे में। संगम एज के दौरान इकोनॉमी की कहानी क्या रही? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो पांड्यास, चोलास और चेरास जिस रीजन को रूल किया करते थे उस रीजन को बुलाया जाता था तमिलकम। तमिलकम बेसिकली तिरुपति हिल से लेके सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया के बीच में जो रीजन हुआ करता था उसको बुलाया जाता था तमिलकम। और ये जो तमिलकम नाम का रीजन हुआ करता था इसको 5 तिनाइज या फिर ये कहें कि इसको 5 इको जोन्स में डिवाइड करके देखा जाता था। और ये जो डिवीजन किया जाता था 5 तिनाइज में, ये डिवीजन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। सवाल आता है कि ये जो तमिलकम नाम का रीजन हुआ करता था इसको किन किन 5 तिनाइज या फिर ये कहें कि इसको किन किन 5 इको जोन्स में डिवाइड करके देखा जाता था। एक हुआ करता था कुरिंजी, और कुरिंजी बुलाया जाता था हिली रीजन को। हिली रीजन को क्या बुलाया जाता था? कुरिंजी बुलाया जाता था। और हिली रीजन में जो लोग रहते थे वो प्राइमरीली या तो हंटिंग किया करते थे या फिर गैदरिंग किया करते थे। हिली रीजन को क्या बुलाया जाता था? कुरिंजी बुलाया जाता था। दूसरा होता था पलाई, और पलाई बुलाया जाता था एरिड जोन को। एरिड जोन को क्या बुलाया जाता था? पलाई बुलाया जाता था। और एरिड जोन में जो लोग रहा करते थे वो प्राइमरीली या तो रेडिंग किया करते थे या प्लंडरिंग किया करते थे। एरिड जोन को क्या बुलाया जाता था? पलाई बुलाया जाता था। तीसरा होता था मुलाई, और मुलाई बुलाया जाता था पार्शियल ट्रैक्ट्स को। पार्शियल ट्रैक्ट्स को क्या बुलाया जाता था? मुलाई बुलाया जाता था। और जो लोग इन पार्शियल ट्रैक्ट्स में रहा करते थे वो प्राइमरीली एनिमल हस्बेंड्री को प्रैक्टिस किया करते थे। पार्शियल ट्रैक्ट्स को क्या बुलाया जाता था? मुलाई बुलाया जाता था। चौथा होता था मरुदम। मरुदम बुलाया जाता था वेटलैंड्स को। वेटलैंड्स को क्या बुलाया जाता था? मरुदम बुलाया जाता था। और जो लोग इन वेटलैंड्स में रहा करते थे वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया करते थे। वेटलैंड्स को क्या बुलाया जाता था? मरुदम बुलाया जाता था। और पांचवा होता था नेथल। नेथल बुलाया जाता था सी कोस्ट को। सी कोस्ट को क्या बुलाया जाता था? नेथल बुलाया जाता था। और जो लोग सी कोस्ट पर रहा करते थे वो प्राइमरीली या तो फिशिंग किया करते थे या सॉल्ट मेकिंग को प्रैक्टिस किया करते थे। सी कोस्ट को क्या बुलाया जाता था? नेथल बुलाया जाता था। इजी और सिंपल सी बात है। ये जो तमिलकम नाम का रीजन हुआ करता था इसको 5 तिनाइज या फिर ये कहें कि इसको 5 इको जोन्स में डिवाइड करके देखा जाता था। कौन कौन से 5 तिनाइज या 5 इको जोन्स में डिवाइड करके देखा जाता था? एक होता था कुरिंजी। कुरिंजी बुलाया जाता था हिली रीजन को। दूसरा होता था पलाई। एरिड जोन को बुलाया जाता था पलाई। तीसरा होता था मुलाई। पार्शियल ट्रैक्ट्स को बुलाया जाता था मुलाई। चौथा होता था मरुदम। वेटलैंड्स को बुलाया जाता था मरुदम। और पांचवा होता था नेथल। सी कोस्ट को बुलाया जाता था नेथल। ये जो 5 जोन्स देखने को मिलते थे, इन 5 जोन्स का डिमार्केशन जो है वो एकदम क्लियर नहीं होता था, इनफैक्ट ओवरलैपिंग होता था। ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो तमिलकम नाम का रीजन हुआ करता था इस रीजन में राइस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। राइस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप हुआ करती थी। इनफैक्ट राइस जो है उसको स्टेपल डाइट के तौर पर यूज किया जाता था, उसको मेन डाइट के तौर पर यूज किया जाता था। और स्टेपल डाइट के अलावा राइस को बार्टर के लिए भी यूज किया जाता था फॉर इनलैंड ट्रेड। तो राइस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप हुआ करती थी। हालांकि राइस सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप होती थी, लेकिन पेनिनसुलर के टॉप वाले साइड में अगर आप जाओगे, ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन है, ये जो टॉप ऑफ पेनिनसुला हुआ करता था ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हुआ करता था। और क्योंकि टॉप ऑफ पेनिनसुला फर्टाइल हुआ करता था
तो यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलता था, बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन राइस के अलावा यहाँ पे रागी का भी कल्टीवेशन देखने को मिलता था, यहाँ पे शुगर केन का भी कल्टीवेशन देखने को मिलता था, यहाँ पे फ्रूट्स का भी कल्टीवेशन देखने को मिलता था, यहाँ पे पेपर का भी कल्टीवेशन देखने को मिलता था, और यहाँ पे टर्मरिक का भी कल्टीवेशन देखने को मिलता था। हालांकि जो तमिल वाला रीजन हुआ करता था, उस तमिल वाले रीजन में कोई भी पेरिनियल रिवर देखने को नहीं मिलती थी। इनफैक्ट आज भी तमिलनाडु वाले रीजन में सिर्फ एक ही पेरिनियल रिवर देखने को मिलती है। कौन सी एक पेरिनियल रिवर देखने को मिलती है? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ये जो तमिल वाला रीजन हुआ करता था, इसमें कोई भी पेरिनियल रिवर देखने को नहीं मिलती थी। तो इस तमिल वाले रीजन में जो भी चीफ्टन्स हुआ करते थे, जो भी सरदार हुआ करते थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे टैंक्स बनवाए, बहुत सारे डैम्स बनवाए। इसके अलावा एक चोला किंग हुए करिकल, जिनके बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। ये जो करिकल हैं, इन्होंने कावेरी रिवर पे डैम को कंस्ट्रक्ट करवाया था। हालांकि ये जो तमिल वाला रीजन है, इस तमिल वाले रीजन में कोई भी पेरिनियल रिवर नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस तमिल वाले रीजन में जो भी चीफ्टन्स हुआ करते थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए खूब सारे टैंक्स बनवाए, खूब सारे डैम्स बनवाए। और चोला किंग करिकल ने कावेरी रिवर पे एक लंबा चौड़ा डैम बनवाया था। ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर की। लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा ये जो रीजन है, इस रीजन में कई सारे क्राफ्ट भी देखने को मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, उनको टेक्सटाइल्स की, कॉटन की और सिल्क की, स्पिनिंग की जानकारी थी और वीविंग की जानकारी थी। स्पिनिंग और वीविंग की जानकारी थी यहाँ के लोगों को। और इसके अलावा क्योंकि ये कोस्टल रीजन था, तो यहाँ पे सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी। अच्छा, ये सारा कामकाज तो चल ही रहा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था फ्लरिशिंग ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड। ये जो रीजन है, इस रीजन के साथ में रोमन वर्ल्ड का फ्लरिशिंग ट्रेड देखने को मिलेगा, और इसी ट्रेड की वजह से ये जो रीजन है, ये प्रॉस्परस होगा, ये जो रीजन है, ये वेल्दी होगा। अच्छा, ये जो इंडो रोमन ट्रेड देखने को मिलता है, इस इंडो रोमन ट्रेड की इन डिटेल जानकारी दी गई है एक किताब में, जिसे बुलाया जाता है पेरीप्लस ऑफ इरेथेरियन सी। ये जो पेरीप्लस ऑफ इरेथेरियन सी है, इसको लिखा गया लगभग 1st सेंचुरी सी में। और ये जो पेरीप्लस ऑफ इरेथेरियन सी है, ये जानकारी देती है इन डिटेल अबाउट द इंडो रोमन ट्रेड। अच्छा, रोमन्स के साथ में ट्रेड हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ आइटम्स को इंपोर्ट किया जाएगा और कुछ आइटम्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। वो मेजर आइटम्स जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था टू रोम, वो कौन कौन से थे? स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता था, और स्पाइसेस में स्पेशली यवन प्रिय को एक्सपोर्ट किया जाता था। यवन प्रिय बुलाया जाता था पेपर को, तो यवन प्रिय को या पेपर को एक्सपोर्ट किया जाता था। परफ्यूम्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, ज्वेल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, आइवरी को एक्सपोर्ट किया जाता था, और फाइन टेक्सटाइल्स को, इनफैक्ट मुस्लिम को भी एक्सपोर्ट किया जाता था टू दी रोमन वर्ल्ड। और रोम से हम इंपोर्ट क्या करते थे? रोम से हम गोल्ड इंपोर्ट करते थे और सिल्वर इंपोर्ट करते थे। इनफैक्ट गोल्ड इंपोर्ट करते थे, सिल्वर इंपोर्ट करते थे। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? साउथ इंडिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन्स को रिकवर किया गया है। अच्छा, गोल्ड हम इंपोर्ट करते थे, सिल्वर हम इंपोर्ट करते थे, इसके अलावा वाइन इंपोर्ट करते थे, टिन इंपोर्ट करते थे, लेड इंपोर्ट करते थे, और कभी कभी स्लेव गर्ल्स को भी इंपोर्ट किया जाता था। बहुत सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट किया जाता था और बहुत सारे आइटम्स को इंपोर्ट किया जाता था। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि पेपर को क्या बुलाया जाता था? पेपर को यवन प्रिय बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? यवन प्रिय बुलाया जाता था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स को रिकवर किया गया है। अच्छा, 45 सीई में एक ग्रीक नेविगेटर हुए जिनका नाम था हिपेटस, और ये जो हिपेटस हैं, ये मॉनसून को डिस्कवर कर लेंगे। मॉनसून की जो जानकारी है उसके बारे में हिपेटस पता कर लेंगे, और जैसे ही मॉनसून की जानकारी लगेगी, तो अब मॉनसूनल विंड्स के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, और इन मॉनसूनल विंड्स की वजह से जो ट्रेड है
जो सी को नेविगेट करना है वो इजी हो जाएगा। और जब सी को नेविगेट करना इजी हो जाएगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये जो ट्रेड है ये और ज्यादा ग्रो करेगा, ये और ज्यादा इंक्रीज करेगा। अच्छा, ट्रेड इंपॉर्टेंट है और वो भी सी ट्रेड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इस दौर में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी देखने को मिलते थे। वेस्ट कोस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट कोस्ट पे एक बरूच नाम का पोर्ट देखने को मिलता था, एक सोपरा नाम का पोर्ट देखने को मिलता था, एक कल्याण नाम का पोर्ट देखने को मिलता था और एक मुजरिस नाम का पोर्ट देखने को मिलता था। रोमन्स के साथ में जितना भी ट्रेड होता था वो ज्यादातर ये जो वेस्ट कोस्ट वाले पोर्ट्स हुआ करते थे इन्हीं से देखने को मिलता था। वेस्ट कोस्ट पे एक बरूच नाम का पोर्ट देखने को मिलता था, एक सोपरा नाम का पोर्ट देखने को मिलता था, एक कल्याण नाम का पोर्ट देखने को मिलता था और एक मुजरिस नाम का पोर्ट देखने को मिलता था। और ईस्ट कोस्ट पे तामरा लिप्ति नाम का पोर्ट देखने को मिलता था। तामरा लिप्ति जो है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हुआ करता था। और एक अरिका मेदु नाम का पोर्ट देखने को मिलता था और अरिका मेदु जो है वो तमिलनाडु वाले रीजन में लोकेटेड हुआ करता था। और ये जो ईस्ट कोस्ट वाले पोर्ट हैं इनका ट्रेड ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया के साथ में देखने को मिलता था। लेकिन इस दौर में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हुआ करते थे ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वेस्ट कोस्ट पे बरूच देखने को मिलता था, सोपरा देखने को मिलता था, कल्याण देखने को मिलता था और मुजरिस देखने को मिलता था। और ईस्ट कोस्ट पे तामरा लिप्ति देखने को मिलता था और अरिका मेदु देखने को मिलता था। अच्छा, ट्रेड तो फ्लरिश कर ही रहा था और जब ट्रेड फ्लरिश करेगा, जब लोग पास में पैसा आएगा, समृद्धि आएगी, तो बट ऑब्वियसली बात है कि टाउन्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट ऑब्वियसली बात है क्राफ्ट सेंटर्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। और यही देखने को मिला तमिल रीजन में। तमिल रीजन में कई सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स का और क्राफ्ट सेंटर्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वांजी, वांजी जो है वो चेरास की कैपिटल हुआ करती थी और वांजी जो है वो इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था ट्रेड का और क्राफ्ट का। चेरास का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी होता था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था मुजरिस। मदुरई, मदुरई जो है वो पांड्यास की कैपिटल हुआ करती थी और मदुरई जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर था फाइन टेक्सटाइल का और आइवरी वर्किंग का। और ये जो पांड्यास हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था कोरकई। फिर चोलास, चोलास की कैपिटल हुआ करती थी ओरयूर। ओरयूर जो है वो चोलास की कैपिटल हुआ करती थी और चोलास का मेन पोर्ट कौन सा होता था? पुहर। पुहर जो है वो मेन पोर्ट हुआ करता था। इस सब के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अच्छा, जो संगम एज की पोएम्स हैं उन पोएम्स में मेंशन किया गया है बिजी मार्केट्स का। ऐसे बिजी मार्केट्स जिनको सोल्जर्स गार्ड किया करते थे। मतलब इकोनॉमी जो है वो बहुत ही प्रॉस्परस थी, लोग जो हैं वो बहुत ही वेल्दी थे इस दौर में। संगम पोएम जो है वो बात करती हैं बिजी मार्केट्स के बारे में और बात करती हैं कि जो बिजी मार्केट्स हुआ करती थी इनको सोल्जर्स गार्ड किया करते थे। सोल्जर्स गार्ड क्यों करते थे? सेफ्टी ऑफ मर्चेंट्स को इंश्योर करने के लिए। ये जो मर्चेंट्स हुआ करते थे इनके ऊपर ट्रांजिट ड्यूटीज लगाई जाती थी। जब कोई मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाके अपने सामान को बेचता था, ट्रांसपोर्ट करता था, तो उसके ऊपर ट्रांजिट ड्यूटीज लगाई जाती थी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, इकोनॉमी इन संगम एज की कहानी क्या है होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। एक दो बार देखोगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। होपफुली कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी आपके दिमाग में सेट हुई भी होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, संगम एज के दौरान इकोनॉमी की कहानी क्या रही वो तो हमें समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि संगम एज के दौरान सोशल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की कहानी क्या रही। देखो, बहुत सारे तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस के अंदर किंग को एड्रेस करते हुए क्या बुलाया गया है? को बुलाया गया है। और जो चीफ्टन्स हुआ करते थे, जो सरदार हुआ करते थे, उनको एड्रेस करते हुए क्या बुलाया गया है? कौन बुलाया गया है। बहुत सारे तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस के अंदर
किंग को एड्रेस करते हुए क्या बुलाया गया है, को बुलाया गया है। और जो चीफ्टन्स हुआ करते थे उनको एड्रेस करते हुए क्या बुलाया गया है, कौन बुलाया गया है। ये जो ब्राह्मण्स हैं, ये ब्राह्मण्स सबसे पहली बार तमिललैंड में संगम एज के दौरान ही अपीयर होंगे। ब्राह्मण्स जो हैं वो सबसे पहली बार तमिललैंड के अंदर संगम एज के दौरान ही अपीयर होंगे। ये जो तमिलकम नाम का रीजन हुआ करता था, ये जो पांड्यास, चोलास और चेरास का किंगडम हुआ करता था, इस रीजन में कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण जो है वो नोन था, लोगों को वर्ण सिस्टम की जानकारी थी। लेकिन अर्ली संगम पीरियड के दौरान जो सोसाइटी देखने को मिलती थी, उस सोसाइटी में ये जो कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन हुआ करता था, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता था। ये जो वर्ण सिस्टम है इसकी जानकारी थी लोगों को, लेकिन अर्ली संगम पीरियड के दौरान ये जो वर्ण सिस्टम है, ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन है, ये आम तौर पे देखने को नहीं मिलता था। ये जो वर्ण सिस्टम है ये प्रोमिनेंटली अपीयर होगा ड्यूरिंग द लेटर संगम पीरियड। लेटर संगम पीरियड के दौरान साउथ इंडिया के अंदर भी ये जो वर्ण सिस्टम है ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। अच्छा, अर्ली संगम पीरियड के दौरान वर्ण सिस्टम की जानकारी थी, लेकिन कास्ट डिस्टिंक्शंस देखने को नहीं मिलते थे। ये हमें कहां से पता चलता है, ये हमें पता चलता है कि ये जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे ये वैदिक सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया करते थे। ये जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे ये राजा को एडवाइस किया करते थे, लेकिन इन ब्राह्मण्स को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते थे। इसका मतलब क्या है कि वर्ण सिस्टम की जानकारी थी लोगों को, लेकिन कास्ट डिस्टिंक्शन जो है वो आम तौर पे देखने को नहीं मिलता था। ये जो क्षत्रिय हुआ करते थे और ये जो वैश्य हुआ करते थे, ये रेगुलरली संगम टेक्स्ट में अपीयर होते हैं, ये रेगुलरली संगम टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। देखो, ये जो वर्ण सिस्टम है ये अर्ली संगम पीरियड के दौरान जानकारी तो थी लोगों को, लेकिन जो कास्ट डिस्टिंक्शन है वो आम तौर पे देखने को नहीं मिलता था। इस दौर में जो सोसाइटी हुआ करती थी, उस सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन होता था वो स्ट्रेटिफिकेशन होता था, जो डिवीजन होता था वो डिवीजन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कुट्टी। और कुट्टी का मतलब क्या होता था, क्लेन बेस्ड ग्रुप्स हुआ करते थे। किस क्लेन से आप बिलोंग करते हो, वो जो स्ट्रेटिफिकेशन हुआ करता था उसको बुलाया जाता था कुट्टी। क्या बुलाया जाता था, कुट्टी बुलाया जाता था। जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी उसको संगम एज के दौरान क्या बुलाया जाता था, अरसर बुलाया जाता था। रूलिंग क्लास को क्या बुलाया जाता था, अरसर बुलाया जाता था। जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे उनको क्या बुलाया जाता था, उनको वेलालाज बुलाया जाता था। जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे उनको क्या बुलाया जाता था, उनको वेलालाज बुलाया जाता था। रूलिंग क्लास को क्या बुलाया जाता था, अरसर बुलाया जाता था। और रिच पीजेंट्स को क्या बुलाया जाता था, वेलालाज बुलाया जाता था। ये जो रूलिंग क्लास है इसके वेलालाज के साथ में मैरिज रिलेशंस भी देखने को मिलते थे। और ये जो वेलालाज हुआ करते थे ये बल्क ऑफ द लैंड को कंट्रोल किया करते थे। रूलिंग क्लास को अरसर बुलाया जाता था, रिच पीजेंट्स को वेलालाज बुलाया जाता था। और ये जो रिच पीजेंट्स हैं ये एग्रीकल्चरल लेबर को हायर किया करते थे। जो एग्रीकल्चरल लेबर हुआ करती थी उसको कदासियन बुलाया जाता था। एग्रीकल्चरल लेबर को क्या बुलाया जाता था, कदासियन बुलाया जाता था। अच्छा, एक लेबर और देखने को मिलती थी जिसको परियार्स बुलाया जाता था। और ये जो परियार्स हुआ करते थे ये बेसिकली एनिमल स्किन पे काम किया करते थे। बेसिकली एनिमल की स्किन को निकाल के जो मैट बनाने का काम हुआ करता था, उस काम को करने वाली जो लेबर हुआ करती थी उसको परियार्स बुलाया जाता था। रूलिंग क्लास को क्या बुलाया जाता था, अरसर बुलाया जाता था। रिच पीजेंट्स को क्या बुलाया जाता था, वेलालाज बुलाया जाता था। एग्रीकल्चरल लेबर को क्या बुलाया जाता था, कत्सियान बुलाया जाता था। और ऐसी लेबर जो कि एनिमल स्किन पे काम किया करती थी उनको परियार्स बुलाया जाता था। अच्छा, ये जो संगम एज है, इस संगम एज के दौरान सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं वो आम तौर पे देखने को मिलती थी। और सोशल इनइक्वालिटीज कहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, जो अमीर लोग हुआ करते थे वो लंबे चौड़े डेकोरेटेड हाउसेस में रहा करते थे, और जो गरीब लोग हुआ करते थे वो छोटी छोटी हट्स में रहा करते थे। ये जो संगम एज की सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो वॉरियर्स हुआ करते थे वो बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, और उनको
ह्यूज रिस्पेक्ट दी जाती थी। जो आर्मी के कमांडर्स हुआ करते थे उनको एक टाइटल दिया जाता था, टाइटल दिया जाता था एनडी का। एनडी का टाइटल दिया जाता था आर्मी के कमांडर्स को इस संगम एज की सोसाइटी के अंदर। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, रूलिंग क्लास को क्या बुलाया जाता था? अरसर बुलाया जाता था। रिच पीजेंट्स को क्या बुलाया जाता था? वेलालाज बुलाया जाता था। एग्रीकल्चरल लेबर को क्या बुलाया जाता था? कत्सियान बुलाया जाता था। और ऐसी लेबर जो कि एनिमल स्किन पे काम किया करती थी उनको क्या बुलाया जाता था? उनको परियार बुलाया जाता था। ये जो संगम एज है इसमें सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती थी। और ये जो संगम एज की सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो वॉरियर्स हुआ करते थे वो बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, उनको ह्यूज रिस्पेक्ट दी जाती थी। जो आर्मी के कमांडर्स होते थे उनको एक टाइटल दिया जाता था एनडी का। कौन सा टाइटल दिया जाता था? एनडी का टाइटल दिया जाता था। जो स्टेट होती थी वो आमतौर पे रूडिमेंट्री आर्मी को मेंटेन किया करती थी, या फिर ये कहें एक बेसिक लेवल की आर्मी को मेंटेन किया करती थी। एलिफेंट्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन दी वॉर, और हॉर्सेस को सी के थ्रू इंपोर्ट किया जाता था। एलिफेंट्स की इंपॉर्टेंस थी और हॉर्सेस की भी इंपॉर्टेंस थी इस स्टेट की आर्मी के अंदर। जो वॉर हीरोज हुआ करते थे उनको सेलिब्रेट किया जाता था, लगभग लगभग उनको भगवान के जैसे पूजा जाता था। और जो वॉर हीरोज शहीद हो जाते थे उनके लिए एक मेमोरियल स्टोन बनवाया जाता था। ये जो मेमोरियल स्टोन बनवाया जाता था इसको नदुकल बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? इसको नदुकल या फिर विरुकल बुलाया जाता था। ऐसे लोग जो कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाते थे उनके लिए मेमोरियल स्टोन्स बनवाए जाते थे। ये जो मेमोरियल स्टोन्स हैं इनको नदुकल बुलाया जाता था या इनको विरुकल बुलाया जाता था। ये जो संगम एज देखने को मिली, ये जो संगम पीरियड देखने को मिला, इस संगम पीरियड के दौरान नॉर्थ इंडिया के बीच में और साउथ इंडिया के बीच में एकदम पीसफुल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस संगम पीरियड के दौरान जो ब्राह्मण्स हैं वो रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म करेंगे। संगम पीरियड के दौरान साउथ इंडिया में जो लोग हैं वो भगवान इंद्र की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। लेकिन जो मेन डीटी हुआ करते थे वो होते थे मुर्गन। मुर्गन जो हैं वो मेन डीटी हुआ करते थे इस संगम एज के दौरान। मुर्गन को आइडेंटिफाई किया जाता था कार्तिकेय से। नॉर्थ इंडिया में एक वॉर गॉड हुआ करते थे कार्तिकेय। कार्तिकेय से आइडेंटिफाई किया जाता था मुर्गन को। मुर्गन जो है वो लोकल डीटी हुआ करते थे जिनको लोकल लोग वर्शिप किया करते थे। मुर्गन जो है वो मेन डीटी हुआ करते थे इस संगम एज के। अच्छा, मीजो मेन डीटी हुआ करते थे इस संगम एज के। अच्छा, इस दौरान जो लोग हुआ करते थे वो मरने पे डेड पीपल को राइस ऑफर किया करते थे। मरने के बाद लोगों को राइस ऑफर किया जाता था। क्रीमेशन की जो प्रैक्टिस है वो भी इस संगम एज के दौरान देखने को मिलती थी। और संगम एज के जो लोग हैं वो बिलीव करते थे मैजिकल फोर्सेस में। और ये जो मैजिकल फोर्सेस हुआ करती थी इनको क्या बुलाया जाता था? इनको अनाकू बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? अनाकू बुलाया जाता था। मैजिकल फोर्सेस को क्या बुलाया जाता था? अनाकू बुलाया जाता था। संगम पीरियड के दौरान जो विमेन हुआ करती थी वो पढ़ी लिखी होती थी। इनफैक्ट हमने देखा है कि जो संगम लिटरेचर देखने को मिलता है, जो संगम पोएम्स देखने को मिलती हैं, उन संगम पोएम्स में कई सारी लगभग 30 विमेन पोइट्स भी देखने को मिली। तो संगम पीरियड के दौरान जो विमेन्स हुआ करती थी वो एजुकेटेड हुआ करती थी, वो पढ़ी लिखी हुआ करती थी। लेकिन इस संगम एज के दौरान जो तमिल सोसाइटी देखने को मिलती थी उस तमिल सोसाइटी में सती वो भी देखने को मिलती थी। ये जो प्रैक्टिस ऑफ सती है ये भी देखने को मिलती थी। और सती को क्या बुलाया जाता था? सती को तिपिया दल बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? तिपिया दल बुलाया जाता था। सती को क्या बुलाया जाता था? तिपिया दल बुलाया जाता था। हालांकि सती जो है वो मैंडेटरी नहीं थी, वो ऑब्लिगेटरी नहीं थी। और ये हमें कहां से पता चलता है? बिकॉज ये जो तमिल सोसाइटी है इस तमिल सोसाइटी में विडोज का भी एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। विडोज का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है कि सती जो है या फिर ये कहें कि तिपिया दल जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं थी, वो मैंडेटरी नहीं थी। अगर किसी को सती परफॉर्म करनी है तो अपनी इच्छा से कर सकता था,
अदरवाइज कोई जरूरी नहीं था। लेकिन ये जो विडोज देखने को मिलती थी, इन विडोज की सोसाइटी में कंडीशन बहुत ही खराब होती थी, बहुत ही मिजरेबल होती थी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो विडोज होती थी, इनको खुद को डेकोरेट करने की परमिशन नहीं होती थी। संगम पोएम्स के अंदर फॉस्टर मदर्स की भी बात की गई है, और ये जो फॉस्टर मदर्स हैं, इनको चेवी लिताए बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? इनको चेवी लिताए बुलाया गया है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। देखो, अगर मोटा मोटा दोबारा से देखें तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, रूलिंग क्लास को क्या बुलाया जाता था? अरसर बुलाया जाता था। रिच पीजेंट्स को क्या बुलाया जाता था? वेलालाज बुलाया जाता था। और एग्रीकल्चरल लेबर को क्या बुलाया जाता था? कत्सियान बुलाया जाता था। ब्राह्मण जो हैं वो सबसे पहली बार तमिललैंड में इसी संगम एज के दौरान अपीयर होंगे। वर्ण सिस्टम की जानकारी थी, लेकिन अर्ली फेज के दौरान जो कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं वो उतना देखने को नहीं मिलेंगे, लेटर पीरियड में देखने को मिलेंगे। सोसाइटी जिस बेसिस पे डिवाइडेड हुआ करती थी उसको बुलाया जाता था कुट्टी। क्या बुलाया जाता था? कुट्टी। बेसिकली क्लेन्स के बेसिस पे सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता था। ये जो संगम एज की सोसाइटी है, इसमें सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती थी। जो आर्मी के कमांडर्स हुआ करते थे उनको एक टाइटल दिया जाता था, और टाइटल दिया जाता था एंदी का। जो स्टेट है वो रूडिमेंट्री आर्मी को मेंटेन करती थी। जो वॉर हीरोज हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता था, और जो वॉर हीरोज शहीद हो जाते थे उनके लिए मेमोरियल स्टोन्स बनवाए जाते थे। और ये जो मेमोरियल स्टोन्स होते थे इनको क्या बुलाया जाता था? इनको नदुकल या फिर विरुकल बुलाया जाता था। मुरुगन जो है वो मेन डीटी हुआ करते थे इस संगम एज के दौरान। ये जो संगम एज है, इस संगम एज के दौरान क्रीमेशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। लोग डेड लोगों को राइस ऑफर क्या करते थे? मैजिकल फोर्सेस में, या फिर ये कहें कि अनाको में बिलीव किया करते थे। विमेन्स जो है वो पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ सती भी तमिल सोसाइटी में देखने को मिलती थी। सती को क्या बुलाया जाता था? तिप्यादल बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? तिप्यादल बुलाया जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, इन 3 अर्ली किंगडम्स के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है, अगर उसको शॉर्ट में देखा जाए तो ये चेरा किंगडम है। चेरा किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट मुजरिस हुआ करता था। ये जो चेरा किंगडम है इसकी जानकारी पुगलूर इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलती है। एक किताब हुई शिल्पादिकरम, ये स्पेलिंग गलत है। शिल्पादिकरम जो है इसको किसने लिखा था? इसको इलांगो अदिगल ने लिखा था। शिल्पादिकरम जो है वो बड़ा ही फेमस तमिल एपिक है। बेसिकली एक लव स्टोरी है। चोलास की अगर बात करें तो चोलास की कैपिटल ओरियूर हुआ करती थी। मेन पोर्ट पोहर हुआ करता था। और ये जो चोलास हैं इनके एक फेमस राजा हुए करिकल। ये जो करिकल नाम के राजा हुए, इन्होंने बैटल ऑफ वेनी को लड़ा। पांड्यास की अगर बात करें तो इनकी कैपिटल मदुरई हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट पोर्ट कोरकई हुआ करता था। संगम एज के दौरान जो रूलिंग क्लास होती थी उनको अरसर बुलाया जाता था। जो फार्मर्स हुआ करते थे, रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, उनको वेलालास बुलाया जाता था। और जो एग्रीकल्चर लेबर हुआ करती थी उसको कत्सियार बुलाया जाता था। फिर सोसाइटी की अगर बात करें तो मेन गॉड कौन होते थे? मुरुगन होते थे। जो मेमोरियल स्टोन्स हुआ करते थे उनको नदुकल बुलाया जाता था। ये जो ओरियूर नाम की कैपिटल हुआ करती थी इन चोलास की, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम देखने को मिलता था। यहाँ पे कॉटन का काम देखने को मिलता था। इनका फ्लरिशिंग ट्रेड जो है वो देखने को मिलता था रोमन्स के साथ में। और मेन पोर्ट कौन सा होता था? पोहर होता था। अगर बहुत सिंपल तौर पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। हालांकि इसमें पूरी जानकारी नहीं है, बट ये मैंने मेरे हिसाब से बनाए। आप अपने हिसाब से देखना, बस यहाँ से एक छोटा सा आइडिया ले सकते हो। और इसके साथ आज की जो बात है वो बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।